नमस्कार दोस्तों, जॉब्स डॉट एडू के अंदर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का 19 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आपके लिए सभी क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। इस वाली वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था 2025 के अंदर। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7th जो आपका सेशन था, जो एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो आयोजित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका 7वां संस्करण था। कब से कब आयोजित हुआ? 4 से 15 मई 2025। कहाँ आयोजित हुआ? पटना शहर में, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय यानी कि बिहार में। और इसका जो शुभंकर थे वो थे गज सिंह यानी हाथी और शेर का मिश्रण। खेल कितने हुए? 27 खेल हुए और ई स्पोर्ट्स प्रदर्शन खेल हुए। टैगलाइन क्या थी इसकी? खेल के रंग बिहार के संग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ? तो इसका हमने अभी देखा है, तो ये आपके हुए थे बिहार के पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप किस स्टेडियम में खेली गई? विच स्टेडियम होस्टेड द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, या साई नेशनल स्टेडियम, या नेताजी सुभाष स्टेडियम कोलकाता। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वीडन के आर्मर्ड मोडो जो आपके डुप्लांटिस हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वीडन के आर्मर्ड मोंडो डुप्लांटिस ने पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार किस वर्ष में तोड़ा? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2025 के अंदर, जिसमें उन्होंने अपना 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। कहाँ हुए थे ये? स्टॉकहोम के डायमंड लीग प्रतियोगिता के दौरान। और कितनी मीटर की थी ये भी आप याद रखना, 6.28 मीटर की ऊंचाई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेंडल के टी कैपिटल टी वाले और जो स्मॉल टी वाले जो पहली फर्स्ट जनरेशन थी, जो F1 जनरेशन थी, उसके पौधे किस प्रकार के थे? ये आपसे पूछा गया था। तो पहली जो आपकी जनरेशन थी जिसमें जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेट्स होता है और जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव होता है। कैपिटल टी का मतलब पौधे बड़े होंगे हाइट में, और स्मॉल टी का मतलब वो बोने यानी ड्वार्फ होंगे। तो पहली जनरेशन के अंदर सारे के सारे आपके सभी के सभी आपके हाइब्रिड थे, यानी कि हाइब्रिड टोल थे, यानी कि सारे के सारे ही आपके पौधे बड़े हुए थे। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो टीटी होता है वो होती है डोमिनेंट होमोलोगस होमोजीनियस। इसका मतलब होता है कि सभी के सभी शुद्ध लंबे हैं। टीटी जो स्मॉल टीटी होता है वो होता है रिसेसिव होमोजियस। इसका मतलब वो सब के सब शुद्ध बोने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स कहाँ आयोजित हुए? वेयर वाज द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 हेल्ड? इसके आपके ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, या फिर लंदन यूके, या फिर मैड्रिड स्पेन, या फिर टोक्यो जापान। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। कब हुए ये? 21 अप्रैल 2025 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट कितना था? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6%। अभी कितना चल रहा है? 6.25%। ये आप सभी लोग देख सकते हैं।
अभी आपका 6.25 नहीं, आपका 5.25% चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया था कि डोमेस्टिक वायरिंग में लाइव वायर का रंग क्या होता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड कलर। न्यूट्रल जो होता है उसका ब्लैक होता है, और अर्थ का होता है वो हरा या फिर हरा पीला होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ चोला एम्पायर बुक किसने लिखी। आपके ऑप्शन है ये सब, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिरुद्ध कनिसेट्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओडिशा ने किस संरक्षित क्षेत्र में अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए थे उसके अंदर मैं करवा चुका हूँ। तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं देखता है भाई, आपका ही नुकसान है, देख लिया करो, आपका ही फायदा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। तो जिसने भी SO या S किया है भाई आपका गलत है, क्योंकि सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में सोडियम को हम नटेरियम कहते हैं। इसके जो परमाणु होते हैं वो 11 होते हैं, और ये एक अल्कली मेटल है। क्वेश्चन नंबर 12, जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका डायमीटर क्या कहलाता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जहाँ पे सारा जितना भी प्रकाश है वो केंद्रित होता है उसको हम अपर्चर कहते हैं। अगर मिरर की बात हो रही है तो एक सेकंड, अगर आपके मिरर की बात हो रही है तो जो यहाँ पे आपका सारा फोकस होता है, जितनी भी रेज होती है, इसी को ही हम अपर्चर या फिर फोकस बोलते हैं। और यही आपका डायमीटर, यहाँ से हम पता निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो विच हेल्प्स द मेल गैमेट ऑफ पोलन ग्रेन्स टू गो टू द स्टिग्मा टू ओवरी। तो यह आपकी हेल्प करता है ऑप्शन नंबर सी, स्टाइल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 20 kg का आपको मास दिया है और इसकी स्पीड आपको 2 मीटर से 5 मीटर पर सेकंड करनी है। तो आपका वर्क डन पूछा गया था कि वर्क डन कितना होगा। तो ये हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। मास आपको कितना दे रखा है 20, 1/2। पहले कितनी थी, 2 से हमें 5 जाना था, तो 2 का स्क्वायर, और फिर हमें जाना था 5 से। तो आप इसको कर सकते हैं 1/2 20, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 10, 25 में से 4 गए 21, मतलब कि 210। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पाचन में जीभ का कार्य क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टंग इन डाइजेशन। तो इसका आपका सही आंसर होगा, क्या करती है भैया हमारी जीभ, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड नहीं, स्वेलिंग फूड नहीं। डाइजेशन पूछा है, डाइजेशन में क्या काम करते हैं, भोजन को लार के साथ मिलाना और निगलने में सहायता करना। ये आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि स्वेलिंग फूड अकेला नहीं करती भाई, उसको पहले उसके अंदर लार भी मिलाती है, फिर उससे आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है उसको पचाने में मदद भी मिलती है, और सलाइवा वैसे भी डाइजेशन में आपकी हेल्प करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एल्यूमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों की जाती है। तो एल्यूमिनियम पे एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 था अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एल्यूमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों की जाती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा जंग से बचाने के लिए और सतह को कठोर बनाने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम पे अगर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है
तो रस्टिंग हो जाती है और वो जल्दी वीक हो जाता है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर एनोडाइजिंग यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन दो तत्वों को के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा बोरॉन और कार्बन। कैसे होगा ये आप देख लीजिए। जो हमारा बोरॉन होता है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 6। कैसे होती है? जो आपके इसके अंदर परमाणु होते हैं वो 5 होते हैं और द्रव्यमान इसकी 11 होती है, तो 11 में से 5 6। और कार्बन आपके इसके अंदर परमाणु 6 होते हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 12, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 6 बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक है एबायोटिक फैक्टर नहीं है, पूछा गया था। तो भाई एबायोटिक होता है जो जीवित नहीं रहता, तो आपसे पूछा गया है एबायोटिक नहीं है मतलब कि जो जिंदा है। जिंदा टेम्परेचर जिंदा नहीं है, ड्रोट भी जिंदा नहीं है, बाढ़ भी जिंदा नहीं है। जो आपके पेस्ट या इंसेक्ट होते हैं वो जिंदा हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं। एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या दूसरा ऑप्शन है इस अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट और जल बनता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्योदय से पहले तथा पश्चात सूर्य के अल्प समय सूर्य भी क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखता है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होने का मुख्य कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपरिवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, जिससे सूर्य की किरणें झुक जाती हैं और हमें सूर्य वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले दिखना शुरू होता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। साथ ही में पृथ्वी का झुकाव और कक्षा में गति का भी इसका में बदलाव आ जाता है, खासकर संक्रांति यानी सोलिस्टिस के समय। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। आर ओम के एक प्रतिरोध को 7 बराबर भागों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिमाणी प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाई आर यानी कि आपसे आर बाई आर डैश का रेशो पूछा था, तो इसका आपका सही आंसर होगा 49। कैसे होगा ये आप देख लीजिएगा। इसमें हमने बता नहीं रखा। मान लीजिए आर है इसका रेजिस्टेंस और जो आपका 7 भागों में बांटा है तो 1/r हो जाएगा आपका r/7 और ये 7 हैं तो इसका आपका 1/r डैश जो होगा वो होगा r/7 कितनी बार 7 बार यानी कि r/49। तो r/r/49 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो r से r कट जाएगा और 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित पहल के अंतर्गत कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सोलर मिशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रॉकेट विच फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ रॉकेट ड्यूरिंग इट लॉन्च? तो भाई आपका रॉकेट ऐसे ऊपर उड़ता है तो इस पे जो फोर्स है वो कौन सी लगेगी? जो इसके अगेंस्ट में काम करेगी वो होगी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। जो थ्रस्ट फोर्स होती है वो तो नीचे की तरफ निकल रही है तो वो तो उसको ऊपर ही उठा रही है, तो उसके विरुद्ध में नहीं, वो तो उसके फेवर में काम कर रही है, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाउ डू कंट्रासेप्टिव पिल्स इफेक्ट रिप्रोडक्शन। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर आपके हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपके जो ओव्यूलेशन है उसको रोक देते हैं, क्योंकि एग जो है आपका वो फैलोपियन ट्यूब से अच्छे से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि हॉर्मोन्स जो आपके होते हैं उनको ये स्टेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, सोप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई सोप आपकी मिसल्स तो बनाती हैं, सरफेस टेंशन भी कम करती हैं, तभी तो आपका कपड़ा सही होगा, मतलब अच्छे से धुलेगा, और चिकनाई और गंदगी हटाने में आपकी सहायक भी हैं, ये भी सही है। लेकिन हार्ड वाटर के अंदर ये काम नहीं करती, ये सॉफ्ट वाटर के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। हार्ड वाटर के अंदर आपको जो आपका डिटर्जेंट होता है वो अच्छे से काम कर देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वॉशिंग सोडा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो भाई वॉशिंग सोडा का आपको जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, Na2CO3.10H2O। तो इसके अंदर आपका सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन सल्फर आपका नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरोफिल का संबंध क्लोरोप्लास्ट से है तो स्टार्च का संबंध किससे होगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा अमाइलोप्लास्ट। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो आपके प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसी प्रकार स्टार्च का निर्माण एवं भंडार कौन करता है, अमाइलोप्लास्ट करता है, जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ल्यूकोप्लास्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लाइबोसोम का मुख्य कारण क्या है। भाई मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या काम करता है ये, जितनी भी जो सेल के अंदर गंदगी है जो भी है उसको ये डाइजेस्ट करता है, और अगर सेल मर जाता है तो वो उस सेल को ख़त्म कर देता है खुद फट के। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना, डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज एन एलिमेंट मेड ऑफ। तो आपसे एलिमेंट या फिर आपसे कंपाउंड, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सभी के सभी एटम सेम हो, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या हैं अपने एलिमेंट हैं। कितने हैं टोटल, 118 एलिमेंट हैं अपने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कोशिकाएं संवेदनाएं ग्रहण, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसेशन एंड ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन पहुँचाता है, आपकी न्यूरॉन, नर्व सेल आपके इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय गति सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा सीधी सड़क में चलती हुई तो गाड़ी बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, सीधी सड़क में आपसे सर्कुलर मोशन पूछा है। फ्री फॉल ऑफ स्टोन क्या होता है, एक स्टोन नीचे गिर रहा है और वो वैक्यूम के अंदर है, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह की गति, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह की गति कैसे होती है, सर्कुलर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा। ए रनर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक ही बात है, चाहे गाड़ी तुम सीधी चला लो या तुम रनर को सीधा दौड़ा लो, रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ही। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, नवंबर 2025 में भारत के किस राज्य में चुनाव हुआ है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। आपने इतना न्यूज़ के अंदर सुना होगा तो ये क्वेश्चन तो आपने कर ही दिया होगा। बिहार का कब हुआ था, 2025 में 6 से 11 नवंबर को 2 चरणों में हुआ। इसकी जो मतगणना है वो कब हुई, 14 नवंबर को हुई। यह चुनाव बिहार की 243 सीटों पर
हुआ था। कौन जीता इसके अंदर भाई? बीजेपी जीतती है अलायंस के साथ। मिजोरम में 2025 में डम्फा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। कब हुए? 11 नवंबर 2025 को। मतगणना बिहार की हमने बता दी 14 नवंबर 2025 को। अगले हो चुके हैं क्वेश्चन सारे ख़त्म। मेरे को इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपका पेपर हुआ है और आपको कुछ और क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है भाई, इसको आराम से अच्छे से करके जाना। बाकी वीडियो भी पड़ी हुई हैं चैनल पे, उनको भी देख के जाना। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।